नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। संसद के दोनों सदनों में बजट पर चर्चा सूचीबद्ध। राज्यसभा में कल चर्चा के पहले दिन कई सांसदों ने रखे अपने विचार। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच अब तक शुरू नहीं हो पाई है चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह आज करेंगे सीबीआई की नई साइबर क्राइम शाखा का उद्घाटन। साइबर फ्रॉड से निपटने पर राष्ट्रीय सम्मेलन की भी करेंगे शुरुआत। आईपैक छापेमारी विवाद में ईडी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तलाशी के दौरान हस्तक्षेप का आरोप। बांग्लादेश में आगामी राष्ट्रीय चुनाव से पहले अल्पसंख्यक समुदाय और सुरक्षा की भावना में एक सर्वे रिपोर्ट में आया सामने। महिला उम्मीदवारों ने भी लगाए आपत्तिजनक टिप्पणियों, यौन उत्पीड़न और धमकी जैसे गंभीर आरोप। और आईसीसी टी20 विश्व कप में आज कई अहम मुकाबले। 3 अलग अलग मैचों में नामीबिया, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, यूएई और पाकिस्तान अमेरिका की टीमें होंगी आमने सामने। सभी खबरों को विस्तार के साथ जान लेते हैं। संसद का बजट सत्र जारी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यसूची में आज कई अहम विधायी कार्यसूचीबद्ध किए गए हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा सूचीबद्ध है। उच्च सदन में बजट पर सोमवार से चर्चा की शुरुआत हुई है। बजट पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम ने की। उच्च सदन में चली इस चर्चा में विभिन्न पार्टियों के सांसदों ने हिस्सा लिया। वहीं लोकसभा में पिछले सप्ताह की तरह सोमवार को भी गतिरोध की स्थिति बनी रही और विपक्ष के हंगामे के चलते केंद्रीय बजट पर चर्चा नहीं हो सकी। दोनों सदनों की आज की कार्यसूची में बजट पर चर्चा के साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाना शामिल है। इसके साथ ही शून्यकाल में सांसद लोकहित से जुड़े कई अहम मुद्दे भी उठाएंगे। और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश। इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश। अब से 1 घंटे के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी। क्या उम्मीद की जाए कि आज लोकसभा में खास तौर पर विपक्ष हंगामा नहीं करेगा, गतिरोध जारी नहीं रहेगा और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संचालित हो पाएगी? देखिए, कल समाजवादी पार्टी के कई सांसदों से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये उम्मीद जताई जा सकती है कि बजट पर चर्चा आरंभ हो जाएगी और ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये बातें कही थी। लेकिन जो था राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर अखिलेश यादव का, देवेंद्र यादव का या टीएमसी के जो सांसद थे, इन तमाम लोगों ने जिस तरीके से सत्ता पक्ष के खिलाफ अपनी बातें रखने की कोशिश की मीडिया से सदन के बाहर आकर, उससे ये जरूर लगता है कि गतिरोध की स्थिति दिख सकती है। वैसे बजट जो है वो सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए, या यूं कहें कि देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। लिहाजा सत्ता और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है कि बजट पर चर्चा कराई जाए और बजट को पारित करा लिया जाए संसद से। तो निश्चित तौर पर आज तमाम लोगों की नजरें 11 बजे तो लोकसभा में प्रश्नकाल का वक्त होता है, उसके बाद फिर शून्यकाल या जो अर्जेंट सवाल पूछे जाते हैं लोक महत्व के, उसका वक्त होता है। और राज्यसभा की बात करें तो 11 बजे 0 आवर और 12 से 1 बजे प्रश्नकाल का वक्त होता है। तो राज्यसभा में बजट पर चर्चा चल रही है और आज ये उम्मीद की जा रही है कि भोजन अवकाश के बाद राज्यसभा में बजट पर चर्चा को और आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अगर प्रश्नकाल को बाधित करने की कोशिश की गई तो फिर बजट पर चर्चा जो है वो कैसे शुरू होगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यह उम्मीद जताई जा रही है कि बजट पर चर्चा शुरू हो सकती है, यह उम्मीद की जा सकती है और विपक्ष को भी अपनी
हठधर्मिता छोड़कर बजट पर लोकसभा में चर्चा शुरू कराया जाना चाहिए, क्योंकि अब तक जो संसद का ये बजट सत्र है, इसमें लोकसभा में कोई ठोस विधायी कार्य नहीं हुआ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी चर्चा शुरू हुई, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सर्बानंद सोनोवाल और तेजस्वी सूर्या ने अपनी बात रखी। उसके बाद राहुल गांधी जो बोलने के लिए उठे, गतिरोध का आलम दिखाई पड़ा और अभी तक बरकरार है। राजेश, यहाँ पर थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है कि सदन के भीतर जहाँ पर विपक्ष के पास बोलने का मौका है तो वहाँ पर तो विपक्ष नहीं बोल रहा है और सदन के बाहर लगातार हंगामा बरपाया जा रहा है। सदन के भीतर भी हंगामा है। जिस प्रश्नकाल का आप जिक्र कर रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि गतिरोध के चलते प्रश्नकाल तक नहीं हो पा रहा है, यानी कि वो तमाम सांसद जो जनता ने चुनकर जिन्हें भेजा है अपनी आवाज बनाकर, वो तक अपनी बात सदन में नहीं रख पा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा संध्या कि जो देश की जो भोली भाली जनता है, जो अपने प्रतिनिधियों को चुनकर पहुंचती है, जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, उस पंचायत में भी अगर लोगों को अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का मौका अगर नहीं मिलता है, तो निश्चित तौर पर यह पीड़ा जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। और जिस तरीके की अब तक लोकसभा के भीतर जो देखने को मिला है, उसकी निंदा निश्चित तौर पर चारों तरफ से हो रही है, क्योंकि सदन जो है बहस विमर्श और वोट के लिए होता है, लेकिन सदन में अगर सब कुछ ठीक ठाक न हो, जनता के हकों की हिमायत न की जाती हो, तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं। विपक्ष के पास एक उम्दा मौका था जब वो सत्ता पक्ष को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान उन्हें घेरते थे, लेकिन विपक्ष ने ये मौका अपने हाथ से गवा दिया है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विपक्ष की आलोचना भी हो रही है। और सत्ता पक्ष के लोग कल भी हमने देखा कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिल्कुल राजेश, और संसदीय कार्य मंत्री को लगातार हम सुन भी रहे हैं जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार हर विषय पर बातचीत के लिए, चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन में गतिरोध उत्पन्न ना करे और सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। रुक करते अगली खबर का। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आज आईपैक छापेमारी विवाद पर प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा कोलकाता स्थित आईपैक के कार्यालय और इसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर की गई तलाशी के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप किया था। अपनी याचिका में ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि संघीय एजेंसी के एक साथ चलाए गए तलाशी अभियानों के दौरान उन्होंने कानूनी कर्तव्यों में बाधा डाली। अपने जवाबी हलफनामे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप और बाधा डालने के सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि परिसर में उनकी सीमित उपस्थिति केवल उनकी तृणमूल कांग्रेस से संबंधित गोपनीय और मालिकाना डेटा प्राप्त करने के लिए थी। इधर इस विवाद पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा है कि आईपैक के ऑफिस में छापेमारी को लेकर ममता बनर्जी जिस प्रकार से वहां खुद गईं और छिपाने का सब कुछ प्रयास किया गया, इससे लग रहा है कि वहां पर बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है या घोटाला है और इसीलिए इस केस की जल्द सुनवाई हो और न्याय मिले। हाल की ऐसे कई केसेस है जो भ्रष्टाचार का है, दूसरा एंटी नेशनल एक्टिविटी का एनआईए का केस है और आईपैक भी उसमें जुड़ गया है। केस तो हुआ है, वो कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन आईपैक का ऑफिस में छापामारी को लेकर ममता बनर्जी जिस प्रकार से वहाँ कूद गई थी और छुपाने का प्रयास की थी, इससे लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई रहस्य वहाँ घोटाला छुपा हुआ है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी इसका और केस का सुनवाई हो करके और उसका न्याय होना चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी कांड में जांच एजेंसियों ने शिकंजा कस दिया है। सोमवार को हुई एक बड़ी कार्रवाई में ईडी ने सिंडिकेट के 2 अहम सदस्यों चिन्मय मंडल और किरण खां को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सोमवार को इन दोनों आरोपियों को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इस दौरान जांच में सहयोग न करने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। कोयला तस्करी में 2025 में कोलकाता में दर्ज मामले में दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इस सिलसिले में पिछले सप्ताह ईडी ने आसनसोल और जामुडिया स्थित सहित राज्य की 9 जगहों पर छापेमारी की थी। सोमवार को बुदबुद थाने के ओसी मनोरंजन मंडल को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता इस पूरी खबर पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और तब ताज़ा अपडेट लेते हैं। सौरभ, लगातार हम देख रहे हैं कि ईडी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। कोयले का जो एक काला खेल चल रहा था, काला कारनामा चल रहा था, उसे उजागर करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो आज ईडी की जो याचिका उस पर एक अहम सुनवाई भी होनी है। किस तरह से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? संध्या, देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज आईपैक मामले का हियरिंग है, सुनवाई है। उसका एक पहलू ये है कि आईपैक जो कोयला तस्करी के मामले में जो 2742 करोड़ का जो तस्करी का मामला था, उसमें जो जांच हो रहा था, उसके चलते हवाला का लिंक जोड़ते जोड़ते ईडी के ऑफिसर्स ने 8 जनवरी को जो आईपैक के जो डायरेक्टर है, वन ऑफ द डायरेक्टर्स है कि प्रतीक जैन, उनके घर पे तलाशी छापामारी किया है। और छापामारी का कारण यही था कि जो जांच के दौरान जो नाम उठकर आए थे, उनमें से प्रतीक जैन का लिंक एस्टेब्लिश हुआ था। तो उसी के चलते पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारी वहां पे गए थे। और जाने के बाद क्या हुआ, सारे देश ने वो छवि देखा कि सीएम ममता बनर्जी खुद वहां पे पहुंच गई और उन्होंने वो जो ईडी के पास से जो फाइल है वो फाइल ले लिया, छीन लेने की आरोप थी उनके ऊपर। और उसके चलते पूरे मामले पहले हाईकोर्ट और हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा ईडी को, क्योंकि हाईकोर्ट के अंदर में भी जब हियरिंग था तब जिस तरह से टीएमसी सपोर्टर्स जो एडवोकेट है, जो लॉयर्स हैं, अब वो इस तरह से वहां पे सुनवाई नहीं होने दिया। ऐसे ही उनको ईडी का आरोप है कि सुनवाई नहीं होने दिए हाईकोर्ट के अंदर। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीधा अपील किया और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने भूतपूर्व डीजी जब वहां पे पहुंचे थे जिस दिन, वो डी राजीव कुमार सीपी थे, तदेन सीपी मनोज वर्मा, वो उनके खिलाफ आरोप था। प्रियव्रता राय डीसी थे, उनके खिलाफ आरोप था। और जो पुलिस के जो उनके सीधे तौर से आरोप था कि ये सरासर एक डकैती का मामला होता है कि जिस तरह से उनको डराया गया, धमकाया गया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की ओर से भी एक एफिडेविट दायर किया गया है, जिसमें कहना है कि ईडी जिस तरह से पूरी घटना को बयां कर रही है, असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो लोग गए थे और जाके ईडी को अपील किया तो उन्होंने वो दस्तावेज दे दिया। लेकिन इस पूरे मामले में ईडी का जो कहना है कि जिस तरह से बंगाल में हर बार जांच में जो सेंट्रल एजेंसीज है, जो घोटाले के मामले की जांच करते हैं या फिर कोई और आरोप की जांच करते हैं, उनके काम में स्टेट एजेंसी, जो स्टेट पुलिस है, जिस तरह से हस्तक्षेप कर रही है, ये सारे देश में एक अलग एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सही नहीं है, जो देश की। सौरभ, यहाँ पर एक चीज कॉमन देखी जा रही है, जिस चिन्मय और किरण को जांच के लिए बुलाया गया, उन्होंने भी ईडी को जांच में सहयोग नहीं किया। वहीं ममता बनर्जी को भी हमने देखा कि जब आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी करने के लिए ईडी पहुंची थी तो वहां पर भी ममता बनर्जी पहुंची थी और उन्होंने भी जांच में सहयोग नहीं किया, बल्कि जांच को प्रभावित करने का पूरा काम किया। तो अगर सब कुछ पाक साफ है तो फिर जांच में सहयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, यही तो ईडी का सवाल है कि अगर आपको कुछ कहना है, आपको ईडी के जांच को लेकर कोई सवाल है, तो आप कोर्ट आ सकते हैं। कोर्ट पे आकर जो कानूनी व्यवस्था है, देश की जो कानूनी व्यवस्था है, उसके तहत अपने बात रख सकते हैं। जैसे एसआईआर में उन्होंने अपना बात रखा है, लेकिन उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से एक स्टेट मशीनरीज को लेकर वहां पे जांच पे बाधा डालना, सीसी फुटेज को डिस्ट्रॉय करना, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जो एविडेंसेस हैं, उनको छीन लेना, यही वर्ड वहां पे याचिका में भी यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। तो ये सारी बातें हैं। और ये जो दूसरी जो मामले हैं जो चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई होगी उसके बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आइए रुक करते हैं अगली खबर का। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में साइबर धोखाधड़ी से निपटने को लेकर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन साइबर सक्षम धोखाधड़ी से निपटान और उसके पूरे तंत्र को खत्म करना, इस विषय पर केंद्रित है। इस मौके पर गृह मंत्री सीबीआई अधिकारियों के अलंकरण समारोह की अध्यक्षता करेंगे और सीबीआई की नई साइबर अपराध शाखा का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही वो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के राज्य अपराध समन्वय केंद्र S4C डैशबोर्ड की शुरुआत करेंगे।
2 दिन का ये राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य देश में बढ़ती साइबर धोखाधड़ी के तरीकों, रुझानों और नए खतरों को समझना है। इसमें धोखाधड़ी की जल्दी रिपोर्टिंग, ठगे गए धन की रियल टाइम निगरानी, सबूतों के समय पर संरक्षण और पीड़ितों की मदद के उपायों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारों, बैंक, आरबीआई, फिनटेक कंपनियों, टेलीकॉम, सोशल मीडिया और साइबर सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञ भी भाग लेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना 1.2 के तीसरे चरण के तहत 55 कंपनियों की 85 परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना 1.2 का शुभारंभ भारत सरकार के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस चरण में भाग लेने वाली कंपनियों ने 11,887 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात भी कही है। उद्योग की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने कहा कि उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना भारत सरकार का एक प्रमुख सुधार है, जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पौंडरिक ने बताया कि पिछले 10 वर्ष में देश की इस्पात क्षमता 100 मिलियन टन से बढ़कर 218 मिलियन टन हो गई है। जो भारत सरकार की एक स्पेशलिटी स्टील को प्रोत्साहित करने की योजना है के अंतर्गत MOU साइन किए गए, जिसमें 55 कंपनियों के 85 परियोजनाओं के लिए MOU साइन किए गए और इसमें लगभग 12,000 करोड़ का निवेश होगा और इससे करीब 8 मिलियन टन स्टील का प्रोडक्शन होगा और इससे भारत डोमेस्टिक जो रिक्वायरमेंट है स्पेशलिटी स्टील की, जिसमें ऑटो, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर है, इन सब के लिए स्पेशलिटी स्टील भारत में बनने को प्रोत्साहन मिलेगा। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। केड़ा मसाला ओए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में AI बड़ा मददगार होने वाला है। AI में भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है और इसी मकसद से दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। समिट के तमाम पक्षों और AI की अहमियत को बताने के लिए इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं, AI इम्पैक्ट समिट भारत 2026।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। यह हमारे दैनिक कार्यों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, सुरक्षा और यहाँ तक कि व्यक्तिगत सेवाओं में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। बदलते दौर में भारत कैसे कर रहा है एआई वाले भविष्य की तैयारी, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। सिर्फ लैब या कुछ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये आम लोगों की जिंदगी में उतर चुका है। एआई की असली ताकत तभी सामने आती है जब वो बड़े पैमाने पर भरोसेमंद तरीके से और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल हो। हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंस और पब्लिक सर्विसेज, हर जगह एआई अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। जैसे जैसे एआई कामकाजी दुनिया को बदलता जाएगा, नौकरियों की संरचना भी बदल सकती है। एआई का भविष्य उज्जवल और परिवर्तनकारी होने की उम्मीद है, जहां ये तकनीकी प्रगति, आर्थिक विकास और रोजगार बाजार को गहराई से प्रभावित करेगा। आने वाले वर्षों में एआई एजेंट्स, रीजनिंग मॉडल्स और जनरेटिव एआई जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों को बदल देगा। एआई को भविष्य का सही हथियार बनाने के लिए भारत विकल्पों पर काम कर रहा है, जैसे एआई स्टैक। भारत सरकार एआई के लिए मजबूत एआई स्टैक पर जोर दे रही है, जो एआई का भविष्य बन सकता है। एआई स्टैक दरअसल तकनीक की वो पूरी चेन है जिसमें एआई एप्लीकेशन बनाने से लेकर उन्हें चलाने तक की हर चीज शामिल होती है। इसके 5 अहम लेयर्स हैं: एप्लीकेशन लेयर, एआई मॉडल, कंप्यूट, डेटा सेंटर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा। India's strength in AI is very consistent across the 5 layers of the AI stack. Application layer, we will become the leaders. Models are today, our sovereign models are getting developed, which are very good and which have the capability of solving 95% of the problems that we have. And the chip layer, as you have seen in the semiconductor mission, is developing very well. Infra layer, close to $70 billion and growing every day. Just got the update yesterday that the investment is now close to $90 billion. The committed investment, which might grow up to $150 billion as we approach the AI Impact Summit, and the final energy layer. All the 5 layers we are working very consistently. इनमें सबसे ऊपर है एप्लीकेशन लेयर, यानी वो एप्स और सर्विसेज जिन्हें लोग सीधे इस्तेमाल करते हैं, जैसे हेल्थ डायग्नोसिस टूल्स, किसान सलाह प्लेटफॉर्म, चैटबॉट्स और लैंग्वेज ट्रांसलेशन एप्स। इसके नीचे है एआई मॉडल लेयर, जो एआई का दिमाग है। यही मॉडल एक्सरे से बीमारी पहचानते हैं, फसल उत्पादन का अनुमान लगाते हैं और सवालों के जवाब देते हैं। फिर आता है कंप्यूट लेयर, जो कि एआई की मसल पावर है। यहीं से एआई को वो ताकत मिलती है जिससे वो सीखता है और फैसले लेता है। दुनिया में एनवीडिया जीपीयूज, गूगल टीपीयूज जैसे एडवांस चिप्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है इंडिया एआई मिशन, जिसके तहत रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स को सब्सिडाइज्ड दरों पर जीपीयू एक्सेस दिया जा रहा है। इसके बाद आता है डेटा सेंटर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एआई के लिए घर और हाईवे दोनों का काम करते हैं। 5G नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर्स और तेज डेटा सेंटर्स एआई को देश के हर कोने तक पहुंचाते हैं। भारत में डेटा सेंटर्स में लाखों करोड़ का निवेश हो रहा है, जिससे डिजिटल संप्रभुता भी मजबूत हो रही है। पूरे एआई स्टैक को चलाने वाली सबसे अहम चीज है ऊर्जा। एआई को भारी मात्रा में बिजली चाहिए, इसलिए क्लीन और राउंड द क्लॉक एनर्जी जरूरी है। हाल ही में पास हुआ शांति एक्ट न्यूक्लियर एनर्जी को एआई और डेटा सेंटर्स के लिए एक स्थिर समाधान के रूप में पेश करता है। हालांकि एआई जितना ताकतवर है, उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं। डेटा प्राइवेसी, बायस, साइबर सिक्योरिटी और नौकरियों पर असर। यही वजह है कि भारत जोर दे रहा है रिस्पॉन्सिबल और एथिकल एआई पर। सही नीति, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव केंद्रित सोच के साथ एआई न सिर्फ अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा, बल्कि सबका कल्याण, सबके खुशहाली का रास्ता भी खोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और इसके साथ ही न्यूज़ 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।